दिनांक 23 अक्टूबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का ये 5वां चैप्टर ऊष्मा है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले का हवा में उपस्थित पानी की मात्रा का मापन जिस राशि द्वारा किया जाता है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष, ये पेज नंबर 66 पे आप निरपेक्ष आर्द्रता देख सकते हैं। हवा में उपस्थित पानी के वाष्प के द्रव्यमान को मापने के लिए इस निरपेक्ष आर्द्रता नाम की इस राशि का उपयोग किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे रिक्त स्थान पर। दूसरा रिक्त स्थान है, समान द्रव्यमान वाले भिन्न भिन्न पदार्थ को समान ऊर्जा दी तो उसका बढ़ता हुआ तापमान उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणधर्म के कारण समान नहीं होता है। यहाँ पर आएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा, ये इस तरह से लिखना है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें ये विशिष्ट ऊष्माधारिता आएगा। तीसरा रिक्त स्थान है, पदार्थ का द्रव से ठोस में रूपांतरण होते समय पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, तो आपको लिखना है मुक्त होती है। मुक्त होती है। अब आइए आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जहाँ पर हमें आलेख का निरीक्षण करके पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने से उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन को विचार में लेकर पानी और अन्य पदार्थ के व्यवहार में कौन सा अंतर होता है यह स्पष्ट करना है और पानी के इस व्यवहार को क्या कहेंगे ये बताना है। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 1 किलोग्राम पानी का आयतन, ये द्रव्यमान शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर आयतन आना चाहिए। तो देखिए इस आलेख के अनुसार 0 से यहाँ पानी 1 किलोग्राम पानी है और उसका तापमान 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा रहा है। तो इस आलेख में हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 4 डिग्री तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो आयतन है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन बढ़ता जाता है। तो ये पानी के साथ में है, इस व्यवहार है। अब अन्य पदार्थों में क्या हो अंतर है, यदि अन्य किसी पदार्थ को का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका आयतन बढ़ता है। यहाँ पर देखिए पानी में ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, 0 से 4 डिग्री तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का व्यवहार उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आयतन कम होता जा रहा है। जबकि अन्य पदार्थों में तापमान बढ़ाने पर उस पदार्थ का आयतन बढ़ता जाता है। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी का व्यवहार अन्य पदार्थों की तरह नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत होता है। तो पानी और अन्य पदार्थ में के व्यवहार में ये अंतर है। अब पानी के इसी व्यवहार को पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ चैप्टर में भी मिल जाएगा। देखिए ये पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आलेख बना हुआ है जो कि प्रश्न 2 में, हम स्वाध्याय में प्रश्न 2 में देख रहे थे, और इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए ये पूरा पैराग्राफ में आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? प्रत्येक पदार्थ की ऊष्माधारिता भिन्न भिन्न होती है, यह प्रयोग द्वारा किस प्रकार सिद्ध करेंगे? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 68 पर।
आपकी किताब में पेज नंबर 68 पर देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ाते समय मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो डिटेल में समझना होगा तो मेरा वो वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रश्न का एक पार्ट पूरा होता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। उसके उत्तर में ये जो बोल्ड लेटर में परिभाषा दी गई है, ये जो डार्क लाइन जो लिखी गई है, ये आपको लिखना है विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा। फिर आगे प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक पदार्थ की ऊष्माधारिता भिन्न भिन्न होती है, यह प्रयोग द्वारा किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए प्रयोग ऊपर दिया है। देखिए यहाँ पर लोहे का गोला, तांबे का गोला और सीसा का गोला लिया गया है। और ये सबसे पहले तो ये सामग्री आप लिख लेना। मोम की मोटी परत का ट्रे, लोहा, तांबा और सीसा, इनके समान द्रव्यमान के ठोस गोले, बर्नर या स्प्रिट लैंप, ये सब सामग्री हैं। अब ये विधि है। सबसे पहले तो इन तीनों गोलों को उबलते हुए पानी में रखा गया था। उसके बाद इन तीनों गोलों को मोम की मोटी परत पर रखा गया। तो प्रेक्षण क्या देखा। प्रेक्षण ये देखा गया कि लोहे का गोला मोम के भीतर ज़्यादा गहराई तक धंसता है, और सीसा का जो गोला है वो सबसे कम गहराई तक मोम में धंसता है, और तांबे का जो गोला है वो मध्यम गहराई तक मोम में धंसता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ऊष्मा तो सबको समान दिया था, लेकिन जो ऊष्मा को धारण करने की क्षमता है वो हर एक पदार्थ में भिन्न भिन्न होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है, यह निष्कर्ष निकलता है। तो ये पूरा आपको ये प्रयोग आपको ये लिख देना है यहाँ तक। ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न है। तो यहाँ सामग्री से लेकर के प्रत्येक अवशोषित करने का गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न है, यहाँ तक आपको ये प्रयोग लिखना है। रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है जो मैंने आपको बताया। तो आइए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई तय करने के लिए कौन सा तापमान खंड चुनते हैं और क्यों। तो देखिए चौथे का आंसर, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई तय करने के लिए ये 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान खंड चुना जाता है। अब क्यों चुना जाता है, इसका आंसर आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस से अलग तापमान पर गर्म किया तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 1 किलो कैलोरी से थोड़ी भिन्न रहेगी। इसलिए ऊष्मा की इकाई निश्चित करते समय हमें 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक विशिष्ट तापमान खंड, यही एक विशेष तापमान खंड चुनना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट थे कि कौन सा तापमान खंड चुनना पड़ता है, तो उसका आंसर है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक चुनना पड़ता है। फिर उसी का चौथे का ही दूसरा पार्ट है, क्यों यही तापमान खंड क्यों चुनना पड़ता है। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख देना, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस से अलग तापमान पर गर्म करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 1 किलो कैलोरी से थोड़ी भिन्न रहेगी। इसलिए ऊष्मा की इकाई निश्चित करते समय 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक का विशिष्ट तापमान खंड चुनते हैं। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। निम्न तापमान समय आलेख स्पष्ट कीजिए।
तो ये चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या है देखिए, यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ। ये नीचे एक्स अक्ष पर समय दिया है मिनट में, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, और यहाँ पर ये तापमान दिया हुआ है। तो शुरू में बर्फ़ प्लस पानी रखा हुआ है, तो बर्फ़ प्लस पानी है, तापमान यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या हो रहा है कि तापमान यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, इसे गर्म किया जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पे समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, लेकिन पानी को गर्म किया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है, लेकिन तापमान देखिए 0 डिग्री ही है। 2 मिनट बाद भी 0 डिग्री है, 4 मिनट बाद भी 0 डिग्री है। ये ए से बी तक, जब तक ये सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती, पूरी की पूरी बर्फ़ पानी नहीं बन जाएगी, तब तक ये तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। जैसे ही पूरी बर्फ़ पिघलती है तो अब तापमान बढ़ना शुरू होता है। ये तापमान कब तक बढ़ता है? 100 डिग्री तक। 100 डिग्री तक देखिए 100 डिग्री है यहाँ पर। 100 डिग्री पर पहुँचते ही वो जो पानी है वो उबलने लगता है, और पानी उबलते समय भाप बनने लगता है। तब उस समय भी तापमान 100 डिग्री ही रहता है। देखिए CD, अब तापमान नहीं बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब किसी पदार्थ की अवस्था जिस समय परिवर्तित होती रहती है, उस समय जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो उस पदार्थ के बीच के अणुओं की जो दूरी है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। वो ऊर्जा अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाने में खर्च होती है, तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं होती। पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाने में खर्च होती है, इसलिए उस समय तापमान स्थिर रहता है। और जैसे ही अवस्था परिवर्तित हो जाती है, तब जो ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, तो वह ऊष्मीय ऊर्जा अब केवल तापमान बढ़ाने का ही कार्य करती है। अणुओं के बीच की दूरी तो बढ़ चुकी है, पहले जो कार्य कर रही थी वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर केवल तापमान बढ़ने का कार्य करती है ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन जब अब यहाँ पर फिर से अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पानी भाप में बदल रहा है, द्रव से ठोस गैसीय अवस्था, तो यहाँ पर फिर से जो ऊष्मीय ऊर्जा है वह अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाने का कार्य करने लगती है, तापमान बढ़ाने का कार्य बंद हो जाता है। तो इसलिए तापमान स्थिर हो जाता है। जब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, तब जो ऊष्मा होगा वो उस ऊष्मा के कारण तापमान स्थिर हो जाएगा, यानी तापमान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऊष्मा का कार्य उस समय अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाने में खर्च होने लगता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पेज नंबर 62 और पेज नंबर 63, ये 2 पेज में आपको इसका आंसर मिलेगा। ये वही आलेख है जो क्वेश्चन नंबर 5 में बना हुआ है स्वाध्याय में। अब इसको देखो, इसका वर्णन यहाँ से किया गया है। ये रेख AB स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होने की क्रिया दर्शाता है। ये जो AB है यहाँ देख रहे हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। बर्फ़ को ऊष्मा देने पर बर्फ़ एक विशिष्ट तापमान पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतरण पानी में होता है। यानी 0 डिग्री पर ही बर्फ़ पानी बनती है। A से B तक का जो सफ़र है वो बर्फ़ के पिघलने का सफ़र है। तो यहाँ पर देखिए तापमान 0 डिग्री ही है। समय तो बढ़ रहा है मिनट में, 2 मिनट, 4 मिनट, समय बढ़ रहा है, लेकिन तापमान 0 डिग्री ही है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि ये AB जो है तापमान पर, स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होने की क्रिया दर्शाता है। बर्फ़ को ऊष्मा देने पर बर्फ़ एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतरण पानी में होता है। और ये परिवर्तन होते समय बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित तो करती है,
लेकिन ऊष्मा का यह अवशोषण बर्फ़ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी रहता है। अब इस समय क्या होता है कि मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है, तो जिस स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है उस स्थिर तापमान को बर्फ़ का द्रवणांक कहते हैं। तो अवस्थाओं में परिवर्तन होते समय पदार्थ अर्थात बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित करता है, परंतु उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। इस संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा का उपयोग, ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये हमें सिर्फ ग्राफ यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। इस बीच मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद में सीधा आप ये लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखना, बर्फ़ का पानी में पूर्णतः रूपांतरण होने के पश्चात तापमान में वृद्धि होती है। पूरी बर्फ़ जब पिघल जाती है, देखिए 4 मिनट तक पूरी बर्फ़ पिघल गई, तब ये तापमान बढ़ता है। देखिए कब तक बढ़ता है, 100 डिग्री तक। वही यहाँ पर लिखा गया है कि बर्फ़ का पानी में पूर्णतः रूपांतरण होने के बाद तापमान में वृद्धि होती है। कब तक, तापमान 100 डिग्री तक बढ़ता है। उसके बाद ये जो BC है, ये 0 डिग्री से 100 डिग्री तक का तापमान वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए ये BC क्या है, यह पानी का तापमान 0 से 100 डिग्री तक वृद्धि दर्शाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ऊष्मा है वह पानी के तापमान में वृद्धि नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उस समय ये जो अवशोषित ऊष्मा है वह द्रवों के बीच के अणुओं के बंध तोड़ने के लिए, द्रव का गैस में रूपांतरण करने के लिए उपयोग होती है उस समय की ऊष्मा। तो द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, परंतु तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री ही रहता है। तो ऐसे तापमान को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये इस तरह से आपको इसका वर्णन करना है इस ग्राफ का। तो आइए अब बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पर। स्पष्टीकरण लिखिए। शीत प्रदेशों में जलीय वनस्पतियां और जलचरों को जीवित रखने के लिए पानी के असंगत व्यवहार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर आपको किताब में नहीं मिलेगा। इस आकृति के द्वारा इसको समझा जा सकता है कि शीत प्रदेशों में, बहुत जो ठंडे प्रदेश है, वहाँ ये जो जलचर प्राणी है या फिर ये जो जलीय वनस्पतियाँ हैं, उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहता है, ये हम समझते हैं। देखिए शीत प्रदेशों में जब तापमान कम होने लगता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ का तापमान कम होने पर उसका आयतन भी कम होता है, और आयतन कम होने के कारण उसका भार बढ़ता है। तो इसलिए जल का जो ऊपरी स्तर है वह भारी होकर के नीचे की तरफ बैठने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है। ये कब तक चलता रहता है? जब तक वहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक ना हो जाए। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम तापमान होने लगता है, तब पानी के असंगत व्यवहार के कारण जो जल का स्तर है उसका आयतन कम होने के बजाय बढ़ने लगता है, जिसके कारण वो हल्का होकर के ऊपर की ओर सतह जाने लगती है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी नीचे जमा होता है, लेकिन जब पानी और ठंडा जब होता है तो पानी नीचे जाने के बजाय पानी का जो स्तर है वो ऊपर ही रहने लगता है। और इस तरह से जब तापमान 0 डिग्री पे पहुंचता है तो ऊपर बर्फ़ की परत जम जाती है। अब ये जो बर्फ़ है, ये बर्फ़ ऊष्मा के कुचालक की तरह कार्य करती है। यहाँ नीचे तापमान 4 डिग्री है, 4 डिग्री सेल्सियस है, और बर्फ़ और उसके बाहर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होगा। अब ये बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक होने के कारण ये नीचे जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण बर्फ़ के नीचे
पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जलीय वनस्पतियाँ और जो जलचर जीव हैं उनका जीवन सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से पानी के असंगत व्यवहार के कारण जो शीत प्रदेश हैं वहाँ पर जलचर जो जीव हैं और जलचर वनस्पतियाँ हैं उनका जीवन वहाँ पर सुरक्षित रहता है, वो जीवित रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये छठवें का आ, प्रशीतक यानी फ्रीज में से शीत पेय की बोतल बाहर रखने पर बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हुई दिखाई देती हैं। इसका स्पष्टीकरण ओस बिंदु की सहायता से कीजिए। देखिए, यदि हवा को ठंडा किया जाए तो एक ऐसा तापमान प्राप्त होता है कि जिस तापमान पर हवा की जो वाष्प को धारण करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो उसके कारण हवा में जो वाष्प है वो पानी में रूपांतरित होने लग जाती है। ऐसे तापमान को ही ओस बिंदु कहते हैं। जब हवा ठंडी होती है तो वो अपने भीतर वाष्प को संग्रहित करके नहीं रख पाती। ऐसे ठंडी हवा में हवा की जो वाष्प होती है वो पानी की बूंदों में बदलने लग जाती है। तो फ्रिज में से जब शीत पेय यानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब बाहर निकालते हैं तो वो बोतल ठंडी होती है और उस ठंडी बोतल के संपर्क में जो हवा आती है वह भी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। उस हवा का तापमान कम होने लगता है, जिसके कारण वह हवा संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने के कारण उसकी जो वाष्प को धारण करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण उस हवा के भीतर जो समाविष्ट वाष्प है वह पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और वही बूंदें हमें बोतल पर दिखाई देती हैं। तो ये इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानी के असंगत व्यवहार के कारण चट्टानें फूटकर उसके टुकड़े होते हैं, यह कथन स्पष्ट करो। तो देखिए, कभी कभी चट्टानों में कुछ छोटी दरारों के कारण या कुछ छिद्र के कारण उसके भीतर कुछ पानी भर जाता है। अब जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम होता है तो चट्टान के भीतर भरा हुआ पानी फैलता है, उसका आयतन बढ़ता है। तो वो पानी फैलता है तो वो चट्टानों पर एक दबाव पैदा करता है। तो इसी दबाव के कारण वह चट्टान फूट करके टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरह पानी के असंगत व्यवहार के कारण चट्टानें फूट कर उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। गुप्त ऊष्मा का क्या तात्पर्य है? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा पदार्थ से बाहर निकलने पर पदार्थ की अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती हैं? तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? देखिए, जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तब उस समय उसका तापमान स्थिर होता है, क्योंकि उस समय जो ऊष्मा अवशोषित होती है वह पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने का कार्य कर रही होती है। तो स्थिर तापमान पर जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो उस समय जो ऊष्मा अवशोषित होती है अथवा जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे ही उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा पदार्थ से बाहर निकलने पर पदार्थ की अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती हैं? तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा जब पदार्थ से बाहर निकलती है तो उस समय पदार्थ द्रव अवस्था से
ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। उदाहरण की पानी का बर्फ अवस्था में रूपांतरित होना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता मापने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता मापन के लिए ये ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत। अब इसके लिए आप ये डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो यदि ज़्यादा नंबर के लिए पूछा है। और ये एक्सप्लेनेशन है उसका। ठंडी या गर्म वस्तुओं में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है। तापमानों का यह परिवर्तन जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं होता तब तक यह होता रहता है। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है और ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है। दोनों वस्तुएं केवल एक दूसरे से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती हैं। इस स्थिति में अर्थात दोनों वस्तुओं की प्रणाली वायुमंडल से अलग करने पर अर्थात ऊष्मारोधक पेटी में रखने पर पेटी में बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आती या बाहर भी नहीं जाती। इस स्थिति में हमें निम्न अनुसार तत्व प्राप्त होता है। गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। तो ये इसका उत्तर है। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता मापने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, इसमें इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। बढ़ते हैं अगले। पदार्थ के रूपांतरण में गुप्त ऊष्मा की क्या भूमिका है, यह स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय सबसे पहले तो आपको लिखना है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखिएगा। अवस्थाओं में परिवर्तन होते समय पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है परंतु उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती। इस संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा का उपयोग परमाणु या अणु के बंध को छीण करके ठोस का द्रव में रूपांतरण करने के लिए होता है। ठोस का द्रव में रूपांतरण हो तो ये तो आपको फर्स्ट पॉइंट में ही लिख देना है। तो ये गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? स्थिर तापमान पे जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गुप्त ऊष्मा क्या करती है? वह पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने का कार्य करती है, इसीलिए वहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है। तो इस तरह से पदार्थ के रूपांतरण में गुप्त ऊष्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हवा संतृप्त है या असंतृप्त है, यह किस आधार पर स्पष्ट करोगे? देखिए, हवा संतृप्त है या असंतृप्त है, यह उसके प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% है तो हवा संतृप्त होगी और यदि यह सापेक्ष आर्द्रता 100% से कम होगी तब वह हवा असंतृप्त होगी। वहीं पर यदि सापेक्ष आर्द्रता 60% से अधिक है तभी भी हवा असंतृप्त तो होगी लेकिन हवा में नमी महसूस होगी। और यदि यही सापेक्ष आर्द्रता 60% से कम है तो भी हवा असंतृप्त होगी और हवा शुष्क यानी सूखी महसूस होगी। तो इस तरह से सापेक्ष आर्द्रता के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हवा संतृप्त है अथवा नहीं। 8वें प्रश्न में ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ करके दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है। तो इसका उत्तर आएगा ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में होता है। गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में होता है। ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के कौन से सिद्धांत का बोध होता है?
ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के इस सिद्धांत का बोध होता है कि ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। इस सिद्धांत को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको इस तरह से लिखना है कि यदि गर्म और ठंडे पदार्थ को ऊष्मारोधक पेटी में रखा जाए तो गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। फिर है, इस सिद्धांत का उपयोग पदार्थ के किस गुणधर्म के मापन के लिए किया जाता है? तो इस सिद्धांत का उपयोग पदार्थ के विशिष्ट ऊष्माधारिता के मापन के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सवाल हैं, वो मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इन सभी प्रश्नों का एकदम व्यवस्थित ढंग से आप लोग अपने नोटबुक में उत्तर लिखिए और इसे याद करिए। कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।